हेलो एवरीवन। आज की क्लास में देखेंगे चॉइस ऑफ स्पेसिफिक लोडिंग इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, चॉइस ऑफ स्पेसिफिक लोडिंग इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक लोडिंग जो है दो तरह से होंगे। पहले भी फर्स्ट यूनिट में इसको डिस्कस किए हैं कि स्पेसिफिक लोडिंग जो है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और नेक्स्ट है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ठीक है, तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग एक को पहले डील करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा को डील करेंगे। दोनों में अगर इसका समझते होंगे कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग क्या होता है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग क्या होता है। अगर इसको एक बार फिर से रिपीट कर दें, रिवाइज हो जाएगा कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक लोडिंग बी वी एवरेज ऐसे से डिनोट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे ए सी से डिनोट करते हैं। इससे क्या होगा कि अगर टोटल फ्लक्स या वी एवरेज की अगर बात करें तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोर। ठीक है, जबकि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर टर्न्स यानी कि करंट इन द कंडक्टर इनटू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ कोर। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे इस ढंग से है कोर आपका, ये बाहर में स्टेटर है, अंदर वाला पार्ट में यहाँ पे रोटर है। तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ हम इसको डायमीटर ले लेते हैं d। तो अगर कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर है, सिलेंडर का एक कर्व सरफेस एरिया जो है, सिर्फ एक कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ, ठीक है, ये होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई इंटू डी और इंटू यहाँ पे लेंथ इंटू एल, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई डी एल, ए पैट यहाँ पे आ जाएगा। जबकि इसमें सिर्फ सरकमफ्रेंस ऑफ कोर है। सरकमफ्रेंस कितना होता है? सरकमफ्रेंस होता है ए पार्ट सिर्फ, ये होता है 2 पाई आर, या इसको लिख सकते हैं और पाई इंटू डी। ये पाई इंटू डी यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो हम इससे अगर लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स, यहाँ से अगर इक्वेशन लिखें, टोटल फ्लक्स P इंटू फाई होता है टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंटू फ्लक्स पर पोल यहाँ पे, और मैक्सिमम फ्लक्स पर पोल यहाँ पे अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोर बाय डी एल। इस फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। अगर ये है फ्लक्स, मैक्स फ्लक्स पर पोल, और ये है टोटल पोल्स, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे फ्लक्स आ जाएगा। टोटल फ्लक्स इन द मशीन इज इक्वल टू
स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इनटू कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इस ढंग से यहाँ पे डिजाइन मतलब वैल्यू समझ सकते हैं। और यहाँ पे इसमें अगर बात करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ कोर, तो सर्कमफेरेंस ऑफ कोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एम्पियर टर्न्स आ जाएगा। एम्पियर टर्न्स, एम्पियर कहाँ से, यहाँ पे एम्पियर है और ये है आपका टर्न्स। टर्न्स और कंडक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि टू कंडक्टर मिल के एक टर्न बनाता है। तो टर्न होता है, अगर मान के चलो कि 10 टर्न टोटल है तो कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 20 कंडक्टर्स हो जाएंगे। ओके, ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे एम्पियर टर्न्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, यूनिट वही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इनटू सर्कमफेरेंस ऑफ द कोर, टू यहाँ से पाई डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब इसका समझते हैं इसका कि इसका मतलब क्या है, मतलब क्यों अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग अगर ज़्यादा रखते हैं तो उससे कुछ डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होगा उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है मैग्नेटिक लोडिंग लेते हैं, तो चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। ओके, इसमें अगर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, पावर फैक्टर, कि पावर फैक्टर पर क्या असर होगा अगर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग यहाँ पे हम एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज करते हैं या फिर ज़्यादा रखते हैं, तो पावर फैक्टर पर क्या असर होगा उसको यहाँ पे हम समझते हैं। एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा कि पावर फैक्टर पे कि अगर फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप में, मान के चलो कि फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप में ये होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक लोडिंग ज़्यादा है तो फ्लक्स डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, हमें क्या करना है, फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे कम रखना है। तो फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे, फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप शुड बी लो। लो कब होगा, जब यहाँ पे मैग्नेटिक, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग यहाँ पे लो होगा तो। ठीक है, इन केस कि अगर ज़्यादा होगा, तो अगर ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स एयर गैप होगा, फ्लक्स इन द एयर गैप, इफ़ मोर, समझते हैं कि इफ़ फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप इज मोर, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर फ्लक्स ज़्यादा होगा, फ्लक्स डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, फ्लक्स डिमांड ज़्यादा होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट आई न्यू, ए मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको यहाँ लिखते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट आई न्यू जो है ये ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वही करंट फ्लक्स में कन्वर्ट होता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट डिमांड ज़्यादा होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट अगर ज़्यादा होगा इक्विवेलेंट सर्किट में,
ये नो लोड करंट है आई नोट, यहाँ पे आई डब्ल्यू और यहाँ पे आई न्यू के फॉर्म में। तो अगर ये मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या यहाँ पे होगा कि यहाँ पे रिएक्टिव पावर का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिएक्टिव पावर ज़्यादा आएगा डिमांड, और इसकी वजह से पावर फैक्टर, जो ओवरऑल पावर फैक्टर होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, जो कि डिसएडवांटेज है इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है, अगर पूरा पावर फैक्टर है तो डिसएडवांटेज है मोटर के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा मतलब इसके लिए डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि हम एक लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अब एयर का फ्लक्स डेंसिटी कहाँ से आएगा? अगर स्टेटर में ज़्यादा फ्लक्स है, स्टेटर के वाइंडिंग में जो यहाँ पे वाइंडिंग किया गया है, तो स्टेटर में अगर ज़्यादा फ्लक्स है तो यही चीज़ फ्लक्स डॉटर से लिंक होगा, है ना। तो अगर जितना ज़्यादा स्टेटर में फ्लक्स होगा यही डॉटर में लिंक करेगा, और लिंक कहाँ से करेगा? एयर गैप में। तो अगर एयर गैप में फ्लक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टेटर में ज़्यादा फ्लक्स है, यानी कि ज़्यादा मैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग करके ज़्यादा फ्लक्स हम बनाने का कोशिश अगर करेंगे तो उससे ये डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, तो अगर टोटल अगर बात करना है कि हमने क्या देखा कि टोटल फ्लक्स होता है P5 इज इक्वल टू स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इंटू पाई डी एल। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बस अकेला यहाँ पे टोटल फ्लक्स बढ़ा सकते हैं। बड़े बड़े मशीन्स होते हैं तो उसमें ज़्यादा फ्लक्स का रिक्वायरमेंट होता है, पर उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक सेकेंड, उस कंडीशन में क्या होगा कि उसमें यहाँ पे मैग्नेटिक स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। उसमें क्या होगा, सरफेस एरिया जो इंडक्शन मोटर का जो सरफेस एरिया है उसका डायमेंशन है वो इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगा, उसको इंक्रीज कर दे। ये नहीं कि डायमेंशन को उतना ही रखें और हम बस उसका स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को बढ़ा रहे हैं। अगर इसको बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, जो कि इंडक्शन मोटर के लिए सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है आयरन लॉस, कि आयरन लॉस कैसा होगा। अगर मान के चलो कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग अगर ज़्यादा होगा तो जनरली हमें क्या करना चाहिए कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इसमें भी हमें लो ही रखना चाहिए। ठीक है, अगर इंक्रीज करते हैं इन केस इफ एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि उससे यहाँ पे मैं करंट जो है एडी करंट एंड हिस्टेशन लॉसेज वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि आयरन लॉसेज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे ईडी करंट चूँकि फ्लक्स लिंकेज उसके अनुसार, तो यहाँ पे आयरन लॉसेज इंक्रीज होगा, और आयरन लॉसेज इंक्रीज होगा यानी कि लॉसेज इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि इफिशियंसी यहाँ से डिक्रीज होगा, आउटपुट हमें कम मिलेगा। लॉसेज ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी जो है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे एयर गैप फ्लक्स को इंक्रीज कराते हैं इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ भी अगर हमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को कम ही रखना चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट, ओवरलोड कैपेसिटी। okay.
ओवरलोड कैपेसिटी में क्या है कि लोडिंग कैपेसिटी कितना है। मान के चलो कि 100 केवीए का अगर इंडक्शन मोटर है, या किलोवाट में बात करें, पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, 100 किलोवाट का है, और 100 में अगर मान के चलो कि लॉसेस 5 है, तो लोडिंग कितना है इसमें 95 तक। किसी में वही में लॉसेज अगर 8 कर दे तो यहाँ पे लोडिंग कितना हो जाएगा 92 तक। तो जो ओवरलोडिंग कैपेसिटी है, लॉसेस को अगर लॉसेस की वजह से जो लोडिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ओवरलोड कैपेसिटी कैसे डिटरमाइन होता है एयर गैप फ्लक्स पे, यानी कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पे। तो इसको समझते हैं। अगर इफ हायर बी एवरेज यानी कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग अगर रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हायर फ्लक्स पर पोल होगा, ठीक है। और अगर हायर फ्लक्स पर पोल होगा तो इसमें ये समझ सकते हैं कि फॉर सेम वोल्टेज वाइंडिंग रिक्वायर्स लेस टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, ठीक है। अगर मशीन में क्या है, टोटल फ्लक्स, टोटल टॉर्क है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई है, इस फॉर्म में है। अगर मान के चलो कि फ्लक्स ही ज़्यादा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, करंट यहाँ पे कम रिक्वायर्ड होगा। करंट कम होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि एक्चुअल में टोटल करंट जो होगा उसको कम रख सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हम यूज करके हम अपना जितना रिक्वायर्ड टॉर्क एंड पावर है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, ओके। अब इससे चूँकि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, अगर लेस नंबर ऑफ टर्न्स पे है और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस आपने देखा होगा, इसमें आप बनाते हैं R1X1 इक्विवेलेंट सर्किट में, और इधर ऐसे बनाते हैं R2X2। तो ये जो पार्ट है ये आपका लीकेज रिएक्टेंस है, X2 है ये पार्ट आपका, इसको बात करते हैं, इसका नाम होता है लीकेज रिएक्टेंस। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतने ज़्यादा यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि हमने देखा कि लेस नंबर ऑफ टर्न्स, देयरफॉर लेस यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस भी रहेगा, लेस यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस उसके अनुसार यहाँ पे कम हो जाएगा, ओके। और अगर स्मॉल यहाँ से अगर देखें, सिंस स्मॉल लीकेज रिएक्टेंस की वजह से सर्किल डायग्राम इंडक्शन मोटर में आपने पढ़ा होगा, सर्किल डायग्राम will have large diameter। सर्किट डायग्राम जो बनेगा उसमें डायमीटर लार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, लॉसेस कम है, लॉसेज यहाँ पे कम है, लॉसेस कम कर दिया लीकेज रिएक्टेंस की वजह से, तो लार्ज डायमीटर बनेगा, और इसकी वजह से मैक्सिमम आउटपुट इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे हाई रहेगा, क्योंकि लॉसेस कम है तो मैक्सिमम आउटपुट हाई, और इसकी वजह से यहाँ पे ओवरलोड कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा इंडक्शन मोटर में। तो इस ढंग से हम यहाँ पे ओवरलोड कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर डाटा की बात किया जाए
तो अगर डाटा की बात करते हैं, फॉर 50 हर्ट्ज मशीन यानी कि इंडक्शन मोटर, ठीक है, अगर नॉर्मल डिजाइन विथ नॉर्मल डिजाइन नॉर्मल ऑपरेशन के लिए बना है तो उसका स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग होना चाहिए 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर से कम और 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इसी में अगर बात करें कि फॉर मशीन लाइक क्रेन, जो कि स्पेशल डिजाइन से बनता है, क्रेन रॉनिंग मीन्स, ठीक है, जिसमें हम चाहते हैं कि लार्जर ओवरलोड कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, ओके। इसमें बी एवरेज का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, ये आपका आ जाएगा 0.65 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक जो पार्ट है ये है आपका स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का पार्ट। इसमें और देखेंगे स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।